माइटोसिस की स्टडी करने के लिए ओनियन रूट टिप सबसे बेस्ट मटेरियल है। इसके लिए हम मीडियम साइज़ की प्याज ले लेंगे, ओनियन बल्ब, और उसको किसी चौड़े मुंह की बॉटल या पतले मुंह का जो छोटा वाला बीकर होता है उसके ऊपर, या फिर जैसा कि हमने इसको कॉनिकल फ्लास्क में रखा है तो कॉनिकल फ्लास्क के ऊपर हमारा जो भी कंटेनर है उसको हम इसके सरफेस तक पानी से, जो नॉर्मल टैप वाटर है उससे फिल कर देंगे, और उसके बाद अपनी जो प्याज है उसको हम इस तरह से रख देंगे ताकि इसका जो स्टेम है वो पानी में डूबा हुआ रहे। 3-4 दिन के बाद हम देखेंगे कि इसमें इस तरह से ढेरों जड़ निकलना शुरू हो जाएंगी, और इन्हीं जड़ को हम इस्तेमाल करेंगे माइटोसिस की स्टडी करने के लिए। ओनियन की रूट टिप में सेल्स 24 घंटे में सिर्फ एक बार डिवाइड करती हैं, और डिवीज़न का टाइम दिन के 12 बजे से लेकर के 12:15 बजे के बीच में होता है। तो जब भी हम इसको फिक्स करेंगे, 12 बजे से अपना फिक्सेशन स्टार्ट करेंगे और 12:15 बजे तक हर हाल में हमें कंप्लीट कर देना है, जिससे कि सेल डिवीज़न की जिस भी स्टेज में हो, चाहे वो प्रो फेज में हो, मेटा फेज में हो, एना फेज में हो या टेलो फेज में हो, वो इसी स्टेज में अरेस्ट हो जाए, फिक्स हो जाए। और सेल डिवीज़न को अरेस्ट करने के लिए हम लोग एसीटो एल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एब्सोल्यूट एल्कोहल या 95% एथिल एल्कोहल 3 पार्ट में होता है और 1 पार्ट में होता है एसिटिक एसिड। दिन के 12:03 हो रहे हैं और ये बिल्कुल सही टाइम है फिक्सेशन को स्टार्ट करने का। तो हमारा फिक्सेटिव है, इसको हम ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद जो रूट निकली हुई हैं इनको हम पानी से रिमूव करेंगे, और जो हमारे पास रूट टिप है, रूट टिप को हम लेंगे और उसके साथ साथ 1-2 सेंटीमीटर की लेंथ हम जो रूट टिप के ऊपर वाली रूट है इसको भी हम फिक्स कर लेंगे। अब इस तरह से हमारे पास जितनी भी जड़ हैं सबको हमने कट कर लिया है, और कट करके इसकी रूट टिप के साथ इस फिक्सेटिव में हम डिप कर देंगे। अब इन रूट टिप को माइटोसिस की स्टडी करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि 24 घंटे तक हम इसी में इसको छोड़ दें, और 24 घंटे के बाद अगर हमें रूट टिप की स्लाइड नहीं बनानी है, बाद में इसकी स्लाइड बनानी है, तो फिर हम ये जो फिक्सेटिव वाला सोल्यूशन है इसको रिमूव कर देंगे, या जो हमारी रूट टिप्स हैं, रूट बिट्स हैं, इनको हम ट्रांसफ़र कर देंगे 70% एथिल एल्कोहल में या एथेनॉल में, और वो प्रिजर्वेटिव की तरह बिहेव करेगा और उसमें लॉन्ग टाइम के लिए हम रख सकते हैं। जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी फिर हम 70% एल्कोहल में जो हमारी रूट टिप है उसको निकाल लेंगे, और निकालने के बाद फिर हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं स्लाइड को प्रिपेयर करने में। स्लाइड प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले जो हमारी रूट फिक्स हुई हैं, जो कि इसमें पहले से फिक्स करके रखी हुई है, 24 घंटे इसको हो चुके हैं, इसको अब हम ट्रांसफ़र करेंगे 1 नॉर्मल HCl सोल्यूशन में। 1 नॉर्मल HCl सोल्यूशन को प्रिपेयर करने के मेथड डिस्क्रिप्शन में डिटेल में दिया हुआ है। ओनियन की इन रूट टिप्स को HCl में ट्रांसफ़र करने का और उसको फिर हीट करने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि 2 सेल के बीच का जो सीमेंटिंग मटेरियल है मिडिल लैमेला और उसके साथ साथ सेल वॉल दोनों ही डिसॉल्व हो जाएं, और जितनी भी सेल्स हैं वो सारी की सारी एक दूसरे से सेपरेट हो जाएं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इसमें एक बॉइलिंग ट्यूब लिया है, उसमें 1 नॉर्मल HCl में जो हमारी पहले से फिक्स रूट्स हैं इनको ले लिया है, और इसमें एक थर्मोमीटर इंसर्ट कर दिया है। एक स्पिरिट लैम्प के ऊपर केयरफुल्ली इसका मुंह अपने से दूर करके हमें जेंटली और इंटरमिटेंटली बीच बीच में रुक रुक कर हीट करना है। 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को ले जाना है, और यहाँ से हम देख सकते हैं टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच जाए तो उसके बाद 2 मिनट तक हमें इसमें हीटिंग करनी है। इसको आप वाटर बाथ में भी कर सकते हैं। हीटिंग जैसे ही प्रॉपर हो जाएगी तो आप ये ज़रूर देखेंगे कि जो रूट टिप है वो मिल्क या ब्राइट वाइट कलर का होगा, उसके अलावा उसके बैक साइड में जितनी भी रूट्स हैं वो सारी की सारी ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी। जब ये स्टेज दिखने लगे तो आप समझ जाइए कि आपकी हीटिंग 1 नॉर्मल HCl में प्रॉपर हो गई है। अब इन रूट्स को हमें एक वॉश ग्लास में ले लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें स्टेनिंग करना है, और स्टेन करने के लिए हम एसिटोकार्मीन स्टेन का इस्तेमाल करेंगे। एसिटोकार्मीन क्रोमोसोम को स्टेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसको प्रिपेयर करने के लिए कार्मिन पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। ये कार्मिन पाउडर एक इंसेक्ट है, कोचिनियल इंसेक्ट, उसके एक्सोस्केलेटन से पाउडर फॉर्म में ऑब्टेन किया जाता है और फिर उसको प्रिपेयर किया जाता है। स्टेन की रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अब इस वॉश ग्लास को हम स्पिरिट लैम्प के ऊपर जेंटली वार्म कर देंगे, जिससे जल्दी से स्टेन कैच कर ले, और स्टेन कैच करने के बाद जो रूट टिप अब तक ब्राइट वाइट कलर की थी वो ब्राइट रेड कलर की हो जाएंगी। अब हम इस तरह से ब्लॉटिंग पेपर की कई लेयर डेस्क पे या बेंच के ऊपर रख लेंगे, और उसके ऊपर हम क्लीन स्लाइड को रखेंगे, और रखने के बाद 1 या 2 रूट टिप को जो कि स्टेन कैच कर चुकी है उसको हम इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे। अपनी इन रूट बिट्स को हम केयरफुल्ली स्लाइड के ऊपर ट्रांसफ़र कर लेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि रूट टिप वाला पार्ट डार्क रेड कलर का स्टेन ले लेगा इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ
अदर पार्ट्स। तो एक रूट टिप हमारी ये है जो कि बिल्कुल ब्राइट रेड है, दूसरी रूट टिप ये है, तीसरी रूट टिप ये है। अब एक शार्प ब्लेड की हेल्प से जितना भी रूट टिप के अलावा पार्ट है इसको हम कट करके रिमूव कर देंगे। अब इसको हम एक कवर स्लिप से ढक देंगे प्रॉपरली, कोई एयर बबल ना आने पाए। और जो एम्प्टी स्पेस बचा हुआ है रूट टिप की वजह से, जो उठा हुआ पार्ट है उसको हम फिल कर देंगे किनारे से इसी स्टेन से। नीचे हमें इस तरह से कई लेयर ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर रखना है और अब हम इस स्लाइड को फिल्टर पेपर में रैप करेंगे। और रैप करने के बाद इसी फिल्टर पेपर के ऊपर रखेंगे और इसी फिल्टर पेपर का कुछ और पार्ट हमें इसके ऊपर रखना है। और रखने के बाद पेंसिल से या पेन या ग्लास रॉड जिसमें ब्लंट एंड हो, इस तरह से पेंसिल का जो पीछे वाला एंड होता है वो काफ़ी ब्लंट होता है। फिलहाल हम यहाँ पेन से इसको टैप करेंगे। बहुत तेज़ प्रेशर नहीं अप्लाई करना है और धीरे धीरे इस पे लगातार कवर स्लिप के ऊपर चारों तरफ से हम इसको टैप करेंगे। टैप करने से जितनी भी सेल्स हैं जो कि 1 नॉर्मल HCl में बॉयल करने की वजह से सारी सेपरेट हो गई थी, वो अब बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगी, दूर दूर हो जाएंगी। और सेल के अंदर जो भी क्रोमोसोम वाला कंटेंट था वो स्टेन ले चुका होगा और अलग अलग सेल्स अलग अलग आपको अच्छी तरह से दिखेंगी। तो टैपिंग बहुत ज़रूरी है। फिल्टर पेपर की जितनी मोटी लेयर होगी टैपिंग उतनी अच्छी होगी और कवर स्लिप हमारी टूटेगी नहीं। और जब भी हम टैपिंग करेंगे हमें जो भी ऑब्जेक्ट लेना है टैपिंग करने के लिए वो ब्लंट एज का होना चाहिए। और आप देख सकते हैं कितनी क्लीन स्लाइड प्रिपेयर हो गई है। तो आइए अब अपनी स्लाइड को माइक्रोस्कोप में लगाते हैं और इसकी चारों स्टेजेस को ऑब्जर्व करते हैं। जैसा कि माइटोसिस की अगर हम बात करें तो कोई ऐसा नहीं है कि इसमें चारों स्टेजेस रुक रुक के अलग अलग होती हैं, रैदर इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। बट इसको स्टडी करने के लिए 4 क्लियर कट स्टेजेस में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें से पहली स्टेज है प्रोफेज, दूसरी है मेटाफेज, तीसरी एनाफेज और चौथी टीलोफेज। जो सबसे पहली स्टेज होती है इसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। हमने अपनी स्लाइड को मैग्नस ओलिम्पस के माइक्रोस्कोप में 40x ऑब्जेक्टिव के मैग्नीफिकेशन पे रखा हुआ है और इसको मैगविजन नाम के सॉफ्टवेयर से एक्सेस कर रहे हैं। इसमें कलर में ना देखते हुए इसको हम ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर दिए हैं फोटोग्राफ को, क्योंकि जब भी हम सेल डिवीज़न की स्टडी करते हैं, क्रोमोसोम को देखते हैं, तो जो बेस्ट विजिबिलिटी होती है वो ग्रे स्केल पे या ब्लैक एंड वाइट में ही आती है। और आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर पहली स्टेज देख रहे हैं माइटोसिस की, जो कि प्रोफेज है। यहाँ पे इस सेल में सारे के सारे क्रोमोसोम कंडेंस हो गए हैं। ये है सेल डिवीज़न की सेकेंड स्टेज, जहाँ पे सारे के सारे क्रोमोसोम एक मेटाफेजिक प्लेट पे, जो कि सेल के बीचों बीच में होती है, वहाँ पे सेंट्रोमेयर रीजन से अलाइन हो जाते हैं। और यही वो स्टेज है जब क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी की स्टडी की जाती है, उनके शेप की, उनके साइज़ की और उनके नंबर की। ये है सेल डिवीज़न की थर्ड स्टेज, जिसमें क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट से अपोजिट पोल की तरफ ड्रैग किए जा रहे हैं। एक ग्रुप एक पोल की तरफ ड्रैग हो रहा है और दूसरा ग्रुप दूसरे पोल की तरफ ड्रैग हो रहा है। जब भी क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स पर ड्रैग किए जाते हैं तो उसका जो सेंट्रोमेयर पार्ट होता है वो आगे लीड करता है और आर्म्स ट्रेल करते हैं। ये है माइटोटिक डिवीज़न की फोर्थ और लास्ट स्टेज, जिसको टीलोफेज कहते हैं। यहाँ पे इस सेल में आप आसानी से देख सकते हैं कि जो क्रोमोसोम एनाफेज में ड्रैग किए जा रहे थे वो अब इस पोल पे पहुँच चुके हैं और जो दूसरा वाला सेट है वो अपोजिट पोल पे पहुँच चुका है। अब यहीं पे माइटोटिक डिवीज़न कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद बीच में सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा, जिसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं।